हेलो गाइस, मेरा नाम है रौनक कुमार और इसी के साथ आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। कहीं ना कहीं आपने सुना होगा इलेक्ट्रिसिटी, बिजली कहाँ से आता है, कैसे ये फॉर्म होता है, क्या काम करता है। कुछ तो सुना होगा आपने, कैसे काम करता है, कहाँ से आता है, क्या फॉर्म करता है, कैसे चलता है ये इलेक्ट्रिसिटी। कहीं ना कहीं से आप अवेयर होंगे इसके बारे में, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में थोड़ा। आपके घर में जो लाइट्स वगैरह प्रोड्यूस होती है वो इलेक्ट्रिसिटी के कारण होती है। तो भाई इलेक्ट्रिसिटी के कारण होती है, बट कौन से टर्मिनल से कौन से टर्मिनल्स में जुड़ती है, फिर फॉर्म होता है, कौन से टर्मिनल्स से कौन से टर्मिनल्स में वो होता है, कौन से टर्मिनल्स में कौन सा चार्ज होता है, कौन से टर्मिनल्स में कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज किधर होता है, नेगेटिव चार्ज किधर होता है। ठीक है, ओम्स लॉ क्या होता है, इसमें ओम भाई साहब है, महान भाई साहब, जिनको मतलब इस चैप्टर में घुसने का बहुत बड़ा मन था जिनका। ठीक है, भर भर के बच्चे गालियां देंगे इनको, मैं सच बता रहा हूँ, क्योंकि भर भर के इनका इतना मन था कि भाई मुझे इस चैप्टर में घुसना है, और वो आकर के पूरा चैप्टर सत्यानाश कर देते हैं इसी साथ। तो ओम्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे, फिर देखो इलेक्ट्रिक चार्जेस भी पढ़ेंगे हम, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंसेस भी पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक सर्किट भी पढ़ेंगे। ठीक है, ओम्स लॉ, वही ओम भाई साहब आ गए, अपना ज्ञान फैलना स्टार्ट कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, रेजिस्टेंस पढ़ेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स दिए गए हैं उसको पढ़ेंगे, रेजिस्टिविटी को भी पढ़ेंगे, रेजिस्टेंस ऑफ ए सिस्टम ऑफ रजिस्टर भी पढ़ेंगे, और है आपका चौथा रजिस्टर इन पैरेलल, उसको भी पढ़ेंगे। एप्लीकेशन ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन इन डेली लाइफ, ये भी पढ़ेंगे। और फिर पढ़ेंगे हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, फिर पढ़ेंगे कैलकुलेशन ऑफ हीट जनरेटेड इन ए कंडक्टर, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, बहुत ही इजी चैप्टर है, इलेक्ट्रिक पावर पढ़ेंगे, फिर इसी के साथ आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। चलो आ जाओ, इलेक्ट्रिसिटी बताओ क्या होता है। आपके घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आता है उसकी बात कर रहा है चैप्टर। बिल्कुल आपको थोड़ा दिमाग में थोड़ा आ रहा होगा कि यार इलेक्ट्रिसिटी की बात चल रही है, मतलब जो हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है उसकी बात चल रही है, जो ये बल्ब ग्लो हो रहा है उसकी बात चल रही है, जो आप अपना मोबाइल फ़ोन वगैरह चार्ज करते हो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से चार्ज करते हो। ठीक है, तो वो सब क्या है, वो सब आपका इलेक्ट्रिसिटी से हो रहा है। ठीक है, वो सब आपका काम किससे हो रहा है, वो सब आपका काम इलेक्ट्रिसिटी से ही हो रहा है, नहीं आपका किसी फालतू चीज़ से हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी ही उसमें काम कर रही है। अगर हम बात करें, ये आज की डेट में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बन चुका है इलेक्ट्रिसिटी। आप मान लो कुछ भी काम करवाते हो उसमें इलेक्ट्रिसिटी लगता है। ठीक है, आप वाईफाई लगवाते हो, आप कुछ भी करते हो, मोबाइल चार्ज करते हो, आप कोई भी इलेक्ट्रिकल सामान यूज़ करते हो, वॉशिंग मशीन हो गया और फ्रिज हो गया, ये सब ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी खाते हैं। वाईफाई ऐसे कम लो खाता है, लेकिन जैसे वाईफाई वगैरह हो गया, ये विथआउट इलेक्ट्रिसिटी तो चलता नहीं है। उसमें लिखा रहता है ना कितने वोल्ट का है, वोल्ट लिखा रहता है, वोल्ट इज इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, आप कोई बल्ब खरीद के लाते हो, फिट करने से पहले आप उसमें देखते हो, लिखा रहता है कि ये कितना वोल्ट का है, 15 से 20 वोल्ट, कितना वोल्ट का है, वो लिखा रहता है उसके पीछे। ठीक है, वोल्ट क्यों लिखा रहता है, कंजम्पशन लेवल उसका, कितना ये कंजम्स कर सकता है, कंज्यूम कर सकता है इतना। वाईफाई आप जब खरीदने जाओगे राउटर ना, या आप उसका फाइबर खरीदने जाओगे, तो वाईफाई के राउटर के पीछे भी लिखा रहता है कि आपका कितना कंजम्पशन लेवल लेगा ये, तो आपका कितना इलेक्ट्रिसिटी आपका ये लेगा वाईफाई। ठीक है, कितना इलेक्ट्रिसिटी। मोबाइल में भी आजकल आ गया कि अगर आप ऐसे हॉटस्पॉट वगैरह ऑन करके छोड़ देते हो और साथ में आप अगर वाईफाई कनेक्ट कर देते हो, तो आपका बैटरी कंजम्पशन जो है वो ज़्यादा हाई हो जाता है। ठीक है, आपका बैटरी जो है जल्दी जल्दी खाना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रिसिटी का पावर है जो आपने वायर के थ्रू दिया है, ठीक है, वायर के थ्रू मोबाइल में दिया, मोबाइल के थ्रू फिर वो कहाँ जा रहा है, वाईफाई के हॉटस्पॉट में जा रहा है, हॉटस्पॉट से फिर दूसरे के वाईफाई में जा रहा है, दूसरा वाईफाई फिर आपका चला रहा है। ठीक है, तो उसमें भी आपका इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन होता है। ठीक है, आप देखते हो कि चार्जेस जल्दी जल्दी खत्म होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको एक और एग्जाम्पल समझाता हूँ मैं। रात के टाइम पे जब आप सोने जाओ, ठीक है, आप जैसे जाते हो, तो कई लोग होते हैं जो वाईफाई अपना ऑन करके सो जाते हैं, या आप अपना नेट ऑन करके सो जाते हो, या अपना हॉटस्पॉट ऑन करके सो जाते हो, एनीथिंग, कुछ भी ऑन करके सो जाते हो, तो आपका उसमें बैटरी लॉस हो जाता है। क्योंकि जो बैटरी था ना वो गेन कर रहा है, क्या कर रहा है, वो गेन कर रहा है, अपने एनर्जी को गेन कर रहा है, गेन कर रहा है, कभी लूज कर रहा है। गेन तब करेगा जब चार्ज होगा, लूज कर रहा है बेसिकली, वो लूज करते जा रहा है, लूज करते जा रहा है, लूज करते जा रहा है अपनी इलेक्ट्रिसिटी को। मान लो 50% चार्ज है रात के टाइम पे जब आप सोने जा रहे हो, आप सुबह उठ के देखोगे जब आप कनेक्ट करके छोड़ दोगे तो
आपका 50 से डिक्रीज हो जाएगा, बट क्या आपने चलाया नहीं है फ़ोन को, 50 पे था, 50 पे आपने उठाया, 50 पे आपने रख दिया, बस आपका वाईफाई ऑन है, आपका नेट ऑन है, आपका हॉटस्पॉट ऑन है, जो ऑन है चलेगा। लेकिन आप जब आप लास्ट में जाकर के देखोगे तो आपका कंजम्पशन लेवल जो होगा उस बैटरी का वो लो हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है, इलेक्ट्रिसिटी का काम है। ठीक है, उसके अंदर भी बहुत हाई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लगता है। और देखो, इलेक्ट्रिसिटी को हम ऐसे डिफाइन नहीं कर सकते, हम इलेक्ट्रिसिटी को एक तरीके से डिफाइन कर सकते हैं जिनका नाम है, जिनका नाम है, हम जो डिफाइन कर सकते हैं वोल्टास। वोल्टास होता है, या वोल्ट भी इसको हम बोलते हैं, वोल्ट से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि हाँ इतने वोल्ट का ये है बल्ब, इतने वोल्ट का ये वायर है। ये सब हम डिफाइन किससे कर सकते हैं? वोल्ट से डिफाइन कर सकते हैं बेसिकली, कि हाँ इतने वोल्ट खाएगा, ये बिजली खाएगा, इतना ये खाएगा, वो सब हम डिफाइन कर सकते हैं, वोल्ट से डिफाइन कर सकते हैं, और किसी चीज से हम डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसा क्यों है, लेकिन क्या कारण है, सभी पढ़ेंगे अभी हम। देखो, इलेक्ट्रिक चार्जेस और करंट्स की बात करेंगे अब हम। किसकी बात करेंगे? इलेक्ट्रिक चार्ज और उसके करंट्स की बात करेंगे। तो होता क्या है इलेक्ट्रिक चार्ज और करंट्स? कहीं ना कहीं आप अवेयर होंगे इसके बारे में, इलेक्ट्रिक चार्ज और करंट्स के बारे में। कहीं ना कहीं तो आपने सुना ही होगा कि हाँ इलेक्ट्रिक चार्ज और करंट्स होते हैं, लेकिन कैसे होते हैं, क्या काम करते हैं, कहीं ना कहीं आपने सुना होगा। तो देखो, ये चार्ज होता है फिजिकल इंटेंसिटी होता है, ठीक है, जिसको हम एक्स रे डिफिशिएंसी से डिफाइन कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स ऑन ए बॉडी। तो इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तीन टाइप के आपके होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स वो होता है जिनमें, समझा देता हूं मैं आपको अगर पता ना हो तो, इलेक्ट्रॉन वो होता है जो पॉजिटिव आयंस को गेन करता है, पॉजिटिव आयंस को क्या करता है, गेन करता है। और प्रोटॉन वो होता है जिसके अंदर नेगेटिव आयंस होता है, ठीक है, जो मतलब ऐसे नेगेटिव आयंस गेन करता है, उसको बोलते हैं प्रोटॉन। ठीक है, याद रखना, इलेक्ट्रॉन जिसका पॉजिटिव आयंस हो, प्रोटॉन जिसका नेगेटिव आयंस हो, याद रखना। ठीक है, इसमें अगर प्रोटॉन हो, मान लो कुछ भी निकाला हो, जैसे फॉर एग्जांपल आपका इलेक्ट्रॉन निकाला हो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कॉलम नंबर, इलेक्ट्रॉन है 10 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कॉलम नंबर। ठीक है, तो आप ये बताओ, ये इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन है, ये पॉजिटिव आयंस गेन कर रहा है। ये क्या कर रहा है? ये पॉजिटिव आयंस गेन कर रहा है। ये पॉजिटिव आयंस गेन कर रहा है। अगर ये इसके ऊपर कुछ और होता, तो अगर ये प्रोटॉन होता ना, तो ये नेगेटिव आयंस गेन करता है। ठीक है, जो अभी मैंने बताया, ये तो आप समझ लो कि आपको ये याद हो जाना चाहिए। ये जो चीज है ना, अच्छा, ये तो आपको क्या होना चाहिए, आपको याद हो जाना चाहिए। ये बहुत बार पूछा गया कि इलेक्ट्रॉन्स कौन से चार्जेस करते हैं और प्रोटॉन में कौन से चार्जेस होता है। तो इलेक्ट्रॉन्स में पॉजिटिव आयंस वाले चार्जेस होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स में जो होता है वो नेगेटिव चार्जेस वाले आयंस होते हैं। इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव, प्रोटॉन नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव, प्रोटॉन नेगेटिव, ये याद रखना है बस। ठीक है, आप देखो, अगर वो लूज करेगा इलेक्ट्रॉन, जैसे ग्लास रॉड है जिसको हम रब करते हैं सिल्क क्लॉथ से, वो पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करता है। ग्लास रॉड जो हम जब उसको रब करते हैं ना, तो पॉजिटिव आयंस एक्वायर करता है। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन जो है, याद रखना है, ये मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इन इलेक्ट्रॉन मैं लिख देता हूं पहले, उसके बाद मैं बता दूंगा। और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ये आप स्टार करके लिख सकते हो। ठीक है, और दूसरा बोला है आपका चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन क्यू, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन क्यू। ठीक है, फिर है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन वन प्रोटॉन। प्रोटॉन यही बोला है ना आपका, हाँ प्रोटॉन बोला है। ठीक है, देखो, जब मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होता है, वो होता है आपका लगभग 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कॉलम नंबर। क्या होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कॉलम नंबर, सी लिखते हैं इसको, कॉलम नंबर को। ठीक है,
ये आपका इतना ही दिया है ना, -1.6, ठीक है। -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कोलम्बर होता है आपका जो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन्स में। अब बात करेंगे चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन्स क्यू पे। तो देखो चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन जो होता है वो क्यू पे होता है Ne इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कोलम्बर, ठीक है। वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कोलम्बर, याद हो जाना चाहिए आपको। दूसरा है प्रोटॉन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन चार्ज होता है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻, कितना बोला इन्होंने, -19 कोलम्बर, उतना ही होता है, ठीक है। ये किसके अंदर होता है, ये होता है आपका इलेक्ट्रॉन्स के अंदर, याद रखना, इलेक्ट्रॉन्स के अंदर होता है। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कोलम्बर होता है, याद रखना। ये जो है मैं आपको अभी हाईलाइट कर देता हूं, ये जो है ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये बहुत बार पूछा जाता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन्स में वो कितना होता है, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन्स कितना होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन प्रोटॉन कितना होता है, ये बहुत बार पूछा जाता है। एक बार आप इसको देख लो या नोट डाउन कर लो जल्दी से। देखो अब बात करेंगे जो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज होता है वन प्रोटॉन, वो सब तो हमने समझ लिया। अब भाई इलेक्ट्रिक करंट होता है। अब आप फॉर एग्जांपल जो इलेक्ट्रिसिटी ये ग्लो होता है, बल्ब ग्लो होते हैं, ट्यूब लाइट्स ग्लो होते हैं, उसके अंदर जो करंट्स होता है ना, एक बार आप छू के देखना, शॉक लगेगा आपको, टस सा शॉक मारेगा, आप उधर जाके फेंकाओगे, लगता है ना। कई बार बचपन में क्या करते थे लोग, बड़े बच्चे तो बोल देते थे भाई एक बार छू के देखो यार करंट है क्या, छू के देखो करंट है क्या। जैसे छुआ जा करके सीधा गिर गया दूर, ठीक है। तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट है, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट है। अब बात करेंगे इलेक्ट्रिक करंट की, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो चलो इलेक्ट्रिक करंट की बात करते हैं। अब बात करेंगे आपका मेन टॉपिक इलेक्ट्रिक करंट। क्या इलेक्ट्रिक करंट, क्या कहना क्या चाहता है, ये डिफाइन होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इसका मतलब होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, ठीक है, थ्रू ए क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर इन ए यूनिट टाइम। एक क्रॉस सेक्शन इन ए यूनिट टाइम, ठीक है, याद रखना इसको। ये इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है। जितने रेट्स ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज से आप एज ए क्रॉस सेक्शन हो रहा है ना इलेक्ट्रिक करंट का इन ए यूनिट टाइम, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट, याद रखना, ठीक है। कंडक्टर के अंदर ये कंडक्टर लिखा है, कंडक्टर के अंदर जितना क्रॉस सेक्शन होगा रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होगा जितना कंडक्टर के अंदर, ठीक है, उतना आपका इलेक्ट्रिक करंट होता है, उतना आपका इलेक्ट्रिक करंट यूज होता है, ठीक है। एक होता है आपका कंडक्टर और एक होता है इंसुलेटर, याद रखना। अब देखो Q अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू कंडक्टर, इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन टाइम। इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है चार्ज अपॉन में टाइम, और इन्होंने चार्ज में क्या बोला है, चार्ज में Q बोला है और टाइम T बोला है, ये हो जाएगा Ne अपॉन T। चार्ज अपॉन टाइम, चार्ज अपॉन टाइम। इलेक्ट्रिक करंट कहीं भी बोले कि फाइंड दिस, आपको मान लो आपको कोई चार्ज दे रखा हो, किसी भी ऑब्जेक्ट का चार्ज दे रखा हो, ठीक है, और आपको बोलेगा कि उसका टाइम भी दे रखा है, तो क्या आप इलेक्ट्रिक करंट फाइंड नहीं कर सकते कितना किया है। बस देखो आप जब इसके आगे
देख लो आप शांति से देखो, जब आप इसके आगे फाइंड करोगे ना तो आपको इसके अंदर आगे वोल्ट भी लिख देना है, ठीक है, वोल्ट नहीं सॉरी वोट लिख देना, कितने वोट का है, बस वोट लिख देना कि हाँ इतने वोट का, इक्वल टू करके वोट लिख देना। समझ में आ गया? एनी डाउट? ठीक है चलो आ गया। ऐसा यूनिट जो है इलेक्ट्रिक करंट का वो एम्पायर होता है, ये इंपॉर्टेंट है। ऐसा यूनिट जो होता है वो एम्पायर होता है। भाई ऐसा यूनिट एम्पायर कैसे होता है, सब समझाऊंगा अभी मैं। देखो ये एक ओनर है, फ्रांस साइंटिस्ट है जिनका नाम है एंड्रे मेरिट। 1775 से 1836 तक इन्होंने मतलब बताया था कि हाँ यार ये है एम्पायर है, ठीक है। काम क्या है उसका अभी बताता हूँ। ये है जब एक कॉलमर ऑफ चार्ज फ्लो होता है थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर इन 1 सेकेंड, तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है थ्रू इट और उसको कहते हैं 1 एम्पायर। 1 एम्पायर होता है 1 कॉलम अपॉन 1 सेकेंड। 1 एम्पायर होता है 1 कॉलम अपॉन 1 सेकेंड, ठीक है। समझ में आ जाएगा? कॉलम बोला है और ये सेकेंड बोला है और ये बोला है एम्पायर, ठीक है। 1 एम्पायर जो होता है वो होता है 1 कॉलम अपॉन 1 सेकेंड, याद रखना, ठीक है। चलो, और इसकी स्मॉल यूनिट क्या होती है? मिली एम्पर। मिली एम्पर होती है इसकी। मिली एम्पर क्या होता है? इसका होता है स्मॉलर यूनिट। स्मॉलर यूनिट जो होता है इसका वो मिली एम्पर होता है, याद रखना मिली एम्पर होता है, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के क्या क्या डायरेक्शन है उसके बारे में समझेंगे। चैप्टर तो है बड़ा, टाइम तो लगेगा, लेकिन क्या कर सकते हैं, कराना तो पड़ेगा। तो डायरेक्शन जो इलेक्ट्रिक करंट का वो है अपोजिट डायरेक्शन से फ्लो करता है इलेक्ट्रॉन्स का, नेगेटिव चार्ज से, ठीक है। और वो पॉजिटिव टर्मिनल्स की तरफ जाता है, ठीक है। नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो करता है, ठीक है। नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो करता है। नेगेटिव मीन्स इलेक्ट्रॉन से प्रोटॉन की तरफ फ्लो करता है वो, ठीक है, याद रखना ये डायरेक्शन। फ्लो ऑफ चार्ज इनसाइड ए वायर। तो इनसाइड ए सॉलिड जो एटम्स है वो पैक्ड होते हैं क्लोजली ईच अदर, ठीक है, थ्रू ए सॉलिड क्रिस्टल वैक्यूम्स। जब ये करंट फ्लो करता है कंडक्टर में तो इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, जिनको हम किस स्पीड से, ड्रिफ्ट स्पीड से मूव करना स्टार्ट कर देते हैं इलेक्ट्रॉन्स। अब एक क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन लिखो आप। करंट दिया है, आई दिया है आपका 150 mA। देखो 150 mA को कैसे करोगे आप, बताओ। 50 इंटू 10⁻⁻10 ऐसे कर सकते हो आप, ठीक है। क्वेश्चन कहाँ गया यार, ठीक है। -3 आप कर सकते हो, ए कर दिया आपने। अब देखो इसमें टाइम बोला 2, टाइम बोला है आपका 2 मिनट। 2 मिनट मीन्स 2 × 60 सेकेंड जो हो जाएगा 120, ठीक है। और बोला है आपका अमाउंट ऑफ चार्ज Q, अमाउंट ऑफ चार्ज निकालना है, अमाउंट ऑफ चार्ज निकालना है, जो Q होता है वो कितना होगा, ठीक है। अब देखो Q का जो फॉर्मूला होता है वो होता है I × T, ये है आपका Q का फॉर्मूला, ठीक है। I × T, यही बोला है ना आपका, I × T, ठीक है। ये I क्या है 150 × 10⁻³ ए वॉट। और क्या बोला है, टाइम बोला है आपका, टाइम क्या बोला है, टाइम बोला है आपका 120 सेकेंड। फाइंड कर लो या आपका कुछ 15 सेकेंड करके आएगा। खल्लास गेम यहीं पे आपका खल्लास। इतना ही बोला था ना, 120, हाँ 120 18 कॉलम। देखो हमने यहाँ पे एक गलती की है, क्या किया, हमने डिजिट की गलती की है, डिजिट सॉरी बोल रहा हूँ मैं, सिंबल की गलती की है। यहाँ पे जब हमने निकाला था
18 कोलम्बर, तो यहाँ पे आपका कोलम्बर होना चाहिए था, जबकि मैंने सेकंड्स लगा दिए। सेकंड अगर आप लगाते हो तो सेकंड आपका गलत है, अगर आप कोलम्बर लगाते हो तो कोलम्बर आपका सही है। क्योंकि देखो पहले ही बताया था, अभी बता रहा हूँ, इलेक्ट्रिक करंट का जो एसआई यूनिट होता है, एसआई यूनिट जो होता है इलेक्ट्रिक करंट का, वो होता है कोलम्बर। ठीक है, कॉल्यूम उसको बोलते हैं। और कॉल्यूम कहाँ पे लगता है, जब आप इलेक्ट्रिक करंट फाइंड कर लोगे तब आपका जो लास्ट निकलेगा, जैसे 18 कोलम्बर निकला हमारा, जबकि क्या लगा रखा था हमने, पहले लगा रखा था एस, ऐसे करके लगा रखा था। ये आपका सरासर गलत है, याद रखना, ये आपका गलत है। आपको कोलम्बर लगाना पड़ेगा, कोलम्बर अगर नहीं लगाओगे तो फिर आपका पूरा आंसर गलत करेगा। ठीक है, एसआई यूनिट याद कर लेना, कोलम्बर होता है इसका। चलो अब आते हैं दूसरे में। ठीक है, इतना हो गया। अब देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस क्या कहता है? देखो ये डिफाइन होता है अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज। कितना वर्क डन आपने किया है, ठीक है, यूनिट ऑफ वर्क डन। डिफाइन एज यूनिट ऑफ वर्क डन। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहां पे डिफाइन होता है? एज ए यूनिट, कितना यूनिट तक का आपने वर्क डन किया है वो डिफाइन करता है आपका। ठीक है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। ठीक है, जब यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज मूव होता है फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट, और इसका फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू W अपॉन Q। V इज इक्वल टू W अपॉन Q, वर्क डन अपॉन क्वांटिटी। ठीक है, जितनी आपकी बोली गई है अमाउंट ऑफ चार्ज, सॉरी, जो आपका V है, ठीक है, V इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन आपका जितना अमाउंट ऑफ चार्ज बोला गया है, उसको आप जैसे निकालोगे तो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों निकल जाएगा। याद रखना इससे कई बार मतलब एज ए क्वेश्चन आया है। ठीक है, अब बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। जो डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स का होता है वो डिफाइन होता है वर्क डन पर डिफाइन करता है। ठीक है, चलो ठीक है, मान लिया हमने, इतना ही था। ठीक है, और इसको हम 1 वोल्ट बोलते हैं, वो तो पता ही होगा आपको। 1 वोल्ट अभी बताया था ना, वोल्ट कहाँ पे होता है? वोल्ट आपको कैसे पता चलेगा कितने वोल्ट का है? तो कोई भी आप इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस लेकर आओगे ना, तो उसके पीछे लिखा रहता है कि ये कितना वोल्ट का है। बल्ब लेकर आओ, ट्यूबलाइट लेकर आओ, वॉशिंग मशीन वगैरह लेकर आओ, या कुछ भी लेकर आओ, उसके पीछे लिखा रहेगा कितने से कितने वोल्ट का है। सब के पीछे जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं सबका लिखा रहता है कितना वोल्ट का है। ठीक है, अब बात करेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट देखो, इलेक्ट्रिक सर्किट आपका आई थिंक क्लास 7th में था ना, इलेक्ट्रिक सर्किट भी था। ये जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो। इलेक्ट्रिक करंट समझ लिए, अब समझेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट। इसी का भाई है, समझते हैं क्या बोलता है ये। इसके भाई ने तो इतनी सारी चीजें बता दी हमें चार्ज वगैरह के बारे में। अब समझना है इलेक्ट्रिक सर्किट। देखो इलेक्ट्रिक सर्किट होता क्या है, ये एक टाइप से कंटिन्यूस पाथ है। ठीक है, जहां से मतलब कि स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक बल्ब कैसे ग्लो करता है। ठीक है, कौन से टर्मिनल से हो करके वो बल्ब का इलेक्ट्रिक पास होगा, फिर वो ग्लो करेगा, वो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। एक क्लोज्ड
एंड कंटिन्यूस पाथ थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज आर नोन एज इलेक्ट्रिक सर्किट। क्लोज और कंटिन्यूस पाथ होता है जहां पे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। क्लोज्ड path where electric current flows is called इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, उसको हम इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। देख, क्लोज्ड और कंटिन्यूस पाथ होता है जहां से स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट पे जहां पे जा करके बल्ब ग्लो होता है एक करंट का पास हो करके, तो वो इलेक्ट्रिक सर्किट का प्रोसेस बोला जाता है। ठीक है, मैं आपको बता दूंगा। सोर्स ऑफ करंट किसको बोलते हैं, बताओ। सोर्स ऑफ करंट किसको बोलते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सोर्स ऑफ करंट, सोर्स ऑफ करंट किसको बोलते हैं? याद रखना, सोर्स ऑफ करंट हम उसको बोलते हैं, बैटरी हो गया आपका, ट्यूबलाइट हो गया आपका, ये सारे जो है ये सारे आपके सोर्स ऑफ करंट है। बैटरी हो गया, ट्यूबलाइट हो गया, ये सब आपके क्या है, सोर्स ऑफ करंट है, याद रखना। इसी सोर्स ऑफ करंट से आपका इलेक्ट्रिसिटी चलता है। ठीक है, सेल और बैटरी वगैरह आपके सोर्स ऑफ करंट है, यही है। ठीक है, सेल भी है, बैटरी भी है, ट्यूबलाइट्स वगैरह ये सब। लोड से बल्ब और अदर अप्लायंसेस, स्विच की टू ओपन। स्विच की आपको पता है जो ओपन करने के लिए होता है, जो आप क्लोज, जब की क्लोज होगा, जब की नीचे की तरफ होता है ना, जो स्विच नीचे की तरफ होता है, तो हम समझें कि जो सर्किट जो है वो क्लोज्ड है। आप मान लो अब जो स्विच बंद कर दोगे तो आपका जो सर्किट है स्विच का वो नीचे की ओर आ जाएगा, तो फिर आपकी जितने भी अप्लायंसेस जो आपने चला रखे हैं उस स्विच से कनेक्टेड है वो सारे आपके ऑफ हो जाएंगे। ठीक है, दिस मीन्स करंट वुड फ्लो थ्रू दी सर्किट टू ऑपरेट डिवाइसेस। इसका मतलब है कि करंट फ्लो करता है कि हम किसी डिवाइस को ऑपरेट करने के लिए एज ए करंट फ्लो करता है। जब की ओपन होगा तो हम बोलेंगे ओपन सर्किट, जब की क्लोज होगा तो क्लोज सर्किट। ठीक है, याद रखना, व्हेन की ओपन देन वी सेड से ओपन सर्किट। ठीक है, जब की ऑफ होगा, व्हेन की क्लोज होगा, देन सर्किट तो हम उसको बोलेंगे क्लोज सर्किट। ठीक है, ओपन सर्किट जब की ओपन होगा तो ओपन सर्किट, जब की क्लोज होगा तो क्लोज सर्किट। याद रखना, जब की ओपन होगा तो ओपन सर्किट, जब की क्लोज होगा तो क्लोज सर्किट। याद रखना की कैसे ओपन होगा, देखो स्विच लो आप कोई भी, ठीक है, स्विच लो आप कोई भी, फॉर एग्जांपल ऐसे ही होता है ना स्विच, देखो ऐसे जा करके ऐसे थोड़ा सा ऐसे ही होता है। ठीक है, इसके अंदर बोर्ड होता है। जब ये की ओपन होगा ना, जब ये की ऐसे खुला हुआ रहेगा, ऐसे ऊपर की ओर रहेगा, तब ये की क्या होगा, वो ओपन सर्किट होगा। जब ये की इधर ऐसा रहेगा और इधर ऐसा रहेगा, जैसे ऐसे रहेगा, मान लो ऐसे रहेगा, तब ये क्या है, ये आपका क्लोज है। जब ये की आपका ऐसे रहेगा तो ये आपका क्या है, ये ओपन है। ठीक है, याद रखना, ओपन की क्लोज की आपको, आप जनरल थिंग्स में आप रोज ही करते हो, याद हो तो आपको थोड़ा। ठीक है, यही था सर्किट। थोड़ा सा सर्किट का डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्किट का डायग्राम देख लो आप एक बार, बुक में दिया हुआ है। ये एक ऐसा डायग्राम है, सर्किट डायग्राम हमें ये रिप्रेजेंट करता है बेसिकली कि हम कैसे किस तरह से प्रोसेस हो रहा है इलेक्ट्रिक करंट का, इलेक्ट्रिक सर्किट का किस तरह से प्रोसेस हो रहा है, कि स्विच ऑन किया तो कैसे, किस टर्मिनल से, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल्स में कैसे कनेक्ट होकर के वो वायर के थ्रू कैसे वो इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसपोर्ट हुआ,
ठीक है। अब बात करेंगे हम एक मतलब महान आदमी है जिनको मतलब फिजिक्स में घुसने की बहुत जल्दी थी, अभी घुस गए, बल्कि 11th क्लास में घुसना था इन्हें, ठीक है, 11th में भी है लेकिन आपका अभी घुसा दिया है इन्होंने, नहीं पता क्यों ऐसा किया है। 11th में आपका इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर फुल्ली एक्सप्लेन किया गया है। अब देखोगे तो वो थोड़े 11th क्लास में देखोगे जे एडवांस लेवल तक के आपके फिजिक्स के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, ठीक है। क्यों मिलेंगे? क्योंकि जो इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर पढ़ाया गया है ना वो आपके थोड़े रिलेटेड है जेईई मेंस में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वैसा क्वेश्चन आपको 11th क्लास में दिया है क्या फिजिक्स में, तो वही बोला है। अब बात करेंगे, एक महान वैज्ञानिक थे जिनको मतलब मन था कि यार हम भी अपना टैलेंट दिखाएं, और वो आ गए थे, जिनका नाम है ओम्स लॉ। एक भाई साहब है जिनका नाम है ओम भाई साहब है, ठीक है। तो उन्होंने कुछ लॉ, कुछ कानून ऐसी खोजी थी, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी पे, तो उनको बोल दिया गया कि भाई आज से आप क्या बोलोगे, आज से आपको बोला जाएगा ओम्स लॉ, ठीक है। इनका जो योगदान था वो आई थिंक 1787 से 1854 के समथिंग तक था इनका योगदान। इनका योगदान जो था वो 1787 से 1854 के बीच में था लगभग, ठीक है। जब इनको हम फिजिस्ट इन बोलते हैं, इनका जो पूरा नाम है वो जियोर्ज सिमोन ओम है, जियोर्ज सिमोन ओम है, इनका पूरा नाम यही है, जियोर्ज सिमोन ओम है इनका पूरा नाम। ओम्स लॉ का कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि आप बता दो कि ओम्स लॉ जो थे, ठीक है, उनका पूरा नाम क्या है, तो आप लिखोगे जियोर्ज सिमोन ओम्स। कई बच्चे बोलेंगे यार हिस्ट्री की बात कर रहे हो आप, हिस्ट्री में छोटा सा नाम देते हैं, आपको पूरा नाम बताना पड़ता है। नहीं, हिस्ट्री नहीं है, आपको थोड़ा ये याद रखना पड़ेगा क्योंकि इन्होंने महान वैज्ञानिक है, अब क्या कर सकते हैं, ठीक है। इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने रिलेशनशिप बताया था करंट का रिलेशनशिप बताया था कि कैसे करंट फ्लो होता है पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल से मिलकर के, और मेटेलिक वायर्स और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बताया था इन्होंने, ठीक है। और पोटेंशियल डिफरेंस, वी को हम पोटेंशियल डिफरेंस करते हैं, वी जो होता है पोटेंशियल डिफरेंस, आई जो होता है वो होता है फ्लो ऑफ चार्जेस। याद रखना, वी जो होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, आई जो होता है वो फ्लो ऑफ चार्जेस होता है। याद रखना, ये बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार। अब जब भी ये जाओगे ना, इसमें आपको जब भी क्वेश्चंस फाइंड करने के लिए देंगे तो दो टाइप के होंगे। जैसे एक तो है फॉर्मूला आपका I इज इक्वल टू वी अपॉन आर, ठीक है, और दूसरा फॉर्मूला है V इज इक्वल टू आई आर। कुछ चेंज बताओ आप इनके अंदर हुआ हो जो, ठीक है, इनका चेंज बताओ आप। ये इसमें I का मतलब क्या, I का मतलब है फ्लो ऑफ चार्ज। जब फ्लो ऑफ चार्ज आपको निकालना होगा तो आप फॉर्मूला लगाओगे I इज इक्वल टू वी अपॉन आर। V का क्या मतलब है, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन R, ठीक है। अब जब आपका V निकालना होगा, पोटेंशियल डिफरेंस, तब आप क्या करोगे, फ्लो ऑफ चार्ज इनटू R, बस इतना करना है, उसके बाद आपका निकल जाएगा। और एक और फॉर्मूला है, नहीं बस यही है, दो ही है, ठीक है। देखो, जब R एक कांस्टेंट प्रोपोर्शनली होता है तो रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर हम उसको बोलते हैं। R जब प्रोपोर्शनल होता है ना, प्रोपोर्शनल का साइन है, ठीक है, कांस्टेंट प्रोपोर्शनल इन्होंने बोला है ना, कांस्टेंट प्रोपोर्शनल जब होता है तब ये क्या होते हैं, तब ये एक टाइप से रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर बोलते हैं। ये देखो, यहां से क्वेश्चन बनेगा आपका, यहां से आपका एक क्वेश्चन बनेगा। जो क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा कि R जो कांस्टेंट होता है, R कांस्टेंट प्रोपोर्शनली जो है वो क्या है, वो है रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, वो है रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। और दूसरा ये आपको याद होना चाहिए,
इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जियोर्ज सिमोन एक आदमी थे जिन्होंने ये सब चीजों के बारे में बताया था भाई हमें। बहुत महान वैज्ञानिक थे जो मतलब घुसना चाहते थे, घुस गए थे फिजिक्स में, ठीक है। वही थे, इन्होंने वही ये सब चीज बताया, याद रखना आप बेसिकली। इनका नाम याद रखना, इनका डेट ऑफ बर्थ याद रखना, डेट ऑफ डेथ याद रखना, क्योंकि बहुत बार पूछा गया है इनका, हिस्ट्री की तरह आपका पूछेगा ये, याद रखना ये बात, ठीक है। देखो अब बात करेंगे हम रेजिस्टेंस की। रेजिस्टेंस क्या बोलता है? कहीं ना कहीं सुना होगा आपने, रेजिस्टेंस करके नाम सुना होगा। नहीं, आपने अभी तो नहीं सुना होगा, ना आपने 6th में सुना है, ना आपने 7th में सुना है, ना आपने 8th में सुना है, ना 9th में सुना है, आप 10th में सुन रहे हो। फिर आप 11th में पीसीएम में जब फिजिक्स पढ़ोगे तो आप उसमें सुनोगे क्या, रेजिस्टेंस का मतलब। अभी आप थोड़ा नॉलेज ले लो, छोटा छोटा नॉलेज है इसमें रेजिस्टेंस का। उसके बाद आप आगे जाकर के हायर स्टडीज में जब जाओगे, फिजिक्स वगैरह पढ़ोगे, तो आपको थोड़ा रेजिस्टेंस के बारे में और डीपली समझाया जाएगा, ठीक है। रेजिस्टेंस देखो क्या होता है, ये एक टाइप से प्रॉपर्टी है कंडक्टर की, ठीक है। कंडक्टर की प्रॉपर्टी है, याद रखना। बाय वर्चुअल ऑफ विच इट अपोज या रेजिस्टेंस करता है फ्लो ऑफ चार्जेस या फ्लो ऑफ करंट थ्रू, ठीक है। फ्लो ऑफ चार्ज या फ्लो ऑफ करंट जो इनकी वजह से होता है, इनकी वजह से क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्ज या फ्लो ऑफ करंट होता है। याद रखना इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। देखो मैं तो बता दूं यार, इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है ना, इतना इंपॉर्टेंट आपका इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर, जो आपका 9 से आई थिंक 12 नंबर में आता है, 9 से 12 नंबर के बीच में आता है। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, थोड़ा बड़ा है, बट फिजिक्स में आप जितने भी चैप्टर अभी तक आपने पढ़े हैं स्टार्टिंग टू एंड मेरे साथ मिल करके, उनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर तो मुझे ये लगा है इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि बड़ा भी है, थोड़ा नॉलेज लेवल इस चैप्टर भी है, थोड़ा आपको एज ए सराउंडिंग्स जो आसपास चीज़ें हैं उनसे आपको थोड़ा कनेक्ट करने वाला चैप्टर है ये आपका, ठीक है। कि आप थोड़ा कनेक्ट करके पढ़ सकते हो कि हाँ ये होता है, ये होता है, पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल ऐसे ग्लो करता है बल्ब, वो आप पढ़ सकते हो। ओम भाई साहब थे, ये सब थे, ठीक है। तो वो सब आप थोड़ा कनेक्टिविटी, देखो मैं आपको अभी बता रहा हूँ साइंस को, मैं किसी और सब्जेक्ट की बात ही नहीं कर रहा अभी, मैं बस साइंस की बात कर रहा हूँ। साइंस को आप ऐसे पढ़ के चलो, आप ऐसे लेकर चलो साइंस को, क्लास 10th में, 11th की आप बात छोड़ दो, क्लास 10th की साइंस को आप ऐसे लेकर चलो कि आपके आसपास जो भी चीज हो रहा है या आपके कुछ भी हो रहा है, सब साइंस की वजह से हो रहा है। कोई भी टर्म्स है, कुछ भी है, जो भी रिलेट करना है आपको, सब साइंस पे रिलेट करो। आपको बात करना है साइंस पे बात करो, आपको कुछ भी टॉपिक्स पे बात करना है, आप कोई भी एग्जांपल लो तो साइंस पे एग्जांपल लो, ठीक है। और किसी पे एग्जांपल मत लो। मैं पक्का गारंटी के साथ कह देता हूं कि आपको साइंस से इतना इंटरेस्ट हो जाएगा उस टाइम पे कि आप आगे जाकर के 11th में आप साइंस लो या पीसीएम लो या पीसीबी लो या आप कुछ भी लो, साइंस के स्ट्रीम में आप पक्का जाओगे, मैं गारंटेड लिख के देता हूं। देखो जो बच्चे ऐसे लॉ वगैरह के थोड़ा इंटरेस्ट रखते हैं ना, कि जिनको मतलब थोड़ा सा आर्टिकल्स वगैरह याद हो जाता है, जिनको थोड़ा एसएसटी में जल्दी से क्वेश्चंस याद हो जाते हैं, जिनको एसएसटी जल्दी समझ में आ जाती है कि हाँ उस राजा ने उसको मारा, इतना टाइम पीरियड लिया था, उतना वो लिया था, तो उतना उसको जो समझ में आता है ना, तो उनको थोड़ा इंटरेस्ट आना स्टार्ट हो जाता है। आप मानो आपको, आप जब इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर पढ़ोगे आपको समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा, तो आप बोलोगे ना कि यार आप अब लाओ मेरे सामने 100 क्वेश्चन के 100 क्वेश्चन इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर के, अभी फोड़ देता हूँ मैं, जेईई मेंस वाले क्वेश्चन लाओ अभी फोड़ देता हूँ, ऐसा आप बोलोगे। क्यों बोलोगे? क्योंकि भाई आपने ये चैप्टर पढ़ा है, आपके ये चैप्टर पूरा ऐसे दिमाग में ऐसे बैठ चुका है कि आप चलता फिरता अगर कोई मास्टर साहब जा रहा हो, वो पूछेगा भैया ओम्स लॉ क्या होता है, बस आपको बता देना, आप बता दोगे। क्यों? आपके जो है ना, आपका जो मेमोरी पावर है ना, वो आप ऐसे लेकर चलो, आपका चिप है ये, आपका कोई दिमाग नहीं है, ये आपका चिप है जो आपका सब कुछ सेव करता है। जो भी चीज आप देखते हो, मान लो देखो, एक तो होता है कि जो अभी हमने लाइट चैप्टर पढ़ा उसमें आपको मैंने एक चीज बताया था कि हमारी जो आंख है ना, जब हम किसी चीज को देखते हैं तो जल्दी कैप्चर कर लेती है वो चीज को, इसलिए बोला जाता है कि आपको जब पढ़ने के बाद आप वो चीज जब देखते रहते हो तो आपके दिमाग में बेसिकली कैप्चर हो जाता है, ठीक है। अब कोई भी चीज देखो, मैं पढ़ाई की बात नहीं कर रहा अभी, मैं ऐसी कॉमनली बात कर रहा हूँ, मैं पढ़ाई की बात ही नहीं कर रहा अभी इसमें, ठीक है।
आप कोई भी चीज़ देख रहे हो, आप कोई भी चीज़ देख रहे हो, ऐसे कुछ भी देख रहे हो, आपके दिमाग में बैठ जाएगा, क्यों ना वो 1 सेकंड के लिए हो, 2 सेकंड के लिए हो, 0.5 सेकंड के लिए भी हो, आपके दिमाग में तुरंत ही बैठ जाएगा कि हाँ यार हमने वो चीज़ देखा था, वो चीज़ होते हुए देखा था, तुरंत बैठ जाएगा आपके दिमाग में, ठीक है। तो इसी की तरह आपको इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर इतना अच्छे से करवा दूंगा मैं, इतने अच्छे से कि आपको ऐसा लगेगा कि आगे जाकर के मुझे तो भाई फिजिक्स ही लेना, आपको कोई सब्जेक्ट और इंटरेस्ट नहीं होगा, ना आपको आर्ट्स लेना पड़ेगा, ना आपको, और मैं ये नहीं कहता, मैं आपको ये नहीं कहता कि आपके मन में है आर्ट्स लेने का, आपके मन में है कॉमर्स लेने का, तो आप आगे जाकर के आप कॉमर्स में ही मतलब आप फिजिक्स लो ही, पीसीएम लो ही, मैथ्स लो, पीसीबी लो, ये मैं आपको जबरदस्ती नहीं कर रहा, आपको खुद फील होगा यार हाँ मुझे ये लेना है, मुझे ये करना है। आप देखो मैं आपको ये एक चीज बता देता हूँ, आपको ना किसी का सुनना है, ना किसी का कुछ सुनना है, ठीक है। आपको जो करना है, आपको जो स्ट्रीम चूज करना है, अपने दिमाग से चुनो, क्योंकि कई बच्चे ऐसे होते हैं ना कि जो घर वालों के बोलने पे चुन लेते हैं, वो घर वालों को बोल देते हैं जब उनका होता नहीं है तब, क्या आप ही ने बोला था कि पीसीएम लो भाई, आप ही ने बोला था कि पीसीबी लो, आप ही ने बोला था आर्ट्स लो, कि आपको ये यूपीएससी करना है, आपको ये करना है, तो आप ऐसे मत लेकर चलो, आप अपने माइंडसेट के थ्रू आप लेकर चलो कि आप कुछ भी गलत होता है या आपसे अगर बाई चांस नहीं हो पाता है, ठीक है, क्रैक नहीं हो पाता है वो एग्जाम, तो आप अपने ऊपर गलती लोगे, ना कि आप अपने पेरेंट्स के ऊपर गलती लोगे, ना आप अपने फैमिली के ऊपर गलती लोगे। मैं तो और भी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने बच्चों पे ऐसे ना बोलो कि आप ये वाली स्ट्रीम ले लो आप 11th में, ना कि आप ये वाली स्ट्रीम लो, आप ये वाली स्ट्रीम ले लो, इसमें फ्यूचर अच्छा है, कॉमर्स ले लो, आप पीसीएम ले लो, आप इंजीनियरिंग कर लोगे, ये सब ले लो, नहीं, कुछ नहीं, आपको कुछ बोलना ही नहीं है स्ट्रीम को लेकर के। जिस दिन स्ट्रीम चूज होगा उस दिन बस बच्चे से पूछना है कि आपको कौन सा स्ट्रीम चाहिए, आपको ये पूछना है कि आपका इंटरेस्ट क्या है इस स्ट्रीम में आपको जाने के बाद, तीसरा चीज आपको ये पूछना है कि ठीक है आप कर लोगे, चौथा चीज आपको ये पूछना है ठीक है फाइनल, बस। तो आप क्या होगा ना, फिर आप दोषी नहीं ठहराओगे, किसी को दोषी नहीं बोल सकते हो, पेरेंट्स को आप दोषी नहीं बोल सकते हो कि आपकी वजह से मैंने साइंस लिया, आपने बोला था साइंस लेने के लिए, इसलिए अब मेरे से एम्स नहीं लिया जाएगा, एम्स दिल्ली अब नहीं क्रैक कर पाऊंगा मैं, आईआईटी नहीं होगा अब मेरे से, जेई नहीं होगा अब मेरे से, जेई मेंस का एग्जाम नहीं होगा मेरे से, अब आप नहीं बोल सकते, क्यों? क्योंकि अब आपने अपने माइंडसेट से लिया है, आप किसी के बोलने से माइंडसेट से नहीं ले रहे हो, ठीक है। सो आप जो भी करो अपने माइंडसेट से करो, बस आप थोड़ा सा जो हिंट लेना चाहते हो वो अपने पेरेंट्स से ले लो कि हाँ ये मैं करने जा रहा हूँ, मैं ये चाहता हूँ, ये करना चाहता हूँ, तो मैं बस इतना बता रहा हूँ, मैं पूछ नहीं रहा, मैं बता रहा हूँ बस, ठीक है। या वरना फिर लास्ट में अगर आप ऐसे बोलोगे पूछ रहा हो, बता रहा हूँ, लास्ट में 1-2 समझ रहे हो ना, समझ सकता हूँ मैं, ठीक है। चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना, रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस फ्लो ऑफ चार्ज होता है, फ्लो ऑफ चार्ज होता है, फ्लो ऑफ करंट आप कुछ भी बोल सकते हो, उसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। रेजिस्टेंस समझ में आ गया था? देखो रेजिस्टेंस जो होता है कंडक्टर में वो होता है R इजिकल टू V अपॉन I, कहीं लिखा है मैंने? रेजिस्टेंस जो होता है वो होता है R इजिकल टू V अपॉन I, R इजिकल टू V अपॉन I होता है रेजिस्टेंस, ठीक है। जो एक ओम्स भाई साहब थे जिनकी अभी हमने बात की थी ओम्स लॉ की, वो डिफरेंस बताया था 1 वोल्ट अक्रॉस द एंड्स, तो 1 ओम क्या होता है? 1 ओम होता है 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पायर, 1 ओम होता है 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पायर, इसका ये होता है, ठीक है। तो इसका जो सिंबल होता है वो कुछ ऐसे सिंबल होता है, एक ऐसे सिंबल होता है इसका, ठीक है। ये होता है 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पायर, ठीक है। 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 एम्पायर, 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 एम्पायर, ठीक है। ये देखो याद रखना, ये जो 1 ओम होता है उसका मतलब होता है 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पायर, और वो ओम का जो होता है साइन वो होता है ऐसे कुछ करके, ऐसे ऐसे कुछ करके, ठीक है। वोल्ट का आपको पता है V होता है, एक एम्पायर का पता है आपको A होता है, लेकिन आपको ओम का पता होना चाहिए, ओम होता है कुछ ऐसे साइन का, ठीक है। समझ में आ गया? कहीं कुछ गलती, कहीं भी आपको थोड़ा ऐसा लग रहा हो कि यहाँ पे जल्दबाजी में आपको करवा दिया हो, एक क्वेश्चन है, जल्दी आ जाओ, लिखते हैं, जल्दी आ जाओ, ज़्यादा टाइम नहीं है। सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लो, इतने अच्छे से लिखा है आप लोगों के लिए, नोट्स बनाया है, स्क्रीनशॉट नहीं लोगे तो फिर तो टाइम पास हो जाएगा एक टाइप से।
चलो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चलो आओ, ठीक है। चलो देखो, एक क्वेश्चन है, एक पोटेंशियल डिफरेंस बताया गया टर्मिनल्स का, इलेक्ट्रिक हीटेड है, इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिक है कितना 75 वोल्ट का। वोल्ट से हमने बताया था वोल्ट या वोट भी बोल देते हैं कुछ बच्चे, तो वोट भी चल जाएगा, ठीक है, वोल्ट लेकिन करेक्ट होता है। कंडक्टर करंट है उसका अच्छा ये था करंट यार, सॉरी मैंने गलत लिख दिया क्या, नहीं सही है। इलेक्ट्रिक हीटेड है 75 वोल्ट का, करंट है 5 वोल्ट का, आई है 5 वोल्ट, 5 वोल्ट, ठीक है। आर लगा दो, आर लगा दो, आर क्या होता है, आर होता है आपका वी अपॉन आई, वी अपॉन आई, ठीक है। वी है आपका 75 अपॉन 5, डिवाइड कर दो, कितना होगा 75 डिवाइड बाय 5 कितना होगा 15, ठीक है। कितना होगा आपका 15 वोल्ट, चलो 15 वोल्ट ही है ना, हाँ 15 है। चलो लेकिन इसके आगे आपको जो मैंने साइन बताया था वो लगाना है आपको, ये वाला साइन लगाना है, ये वाला साइन, ठीक है। 15 होगा इसका आंसर। अब इसमें पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है 150 वोल्ट का करंट का, तो वो होता है आई अपॉन आर, तो आई जो है वो है आपका 5 अपॉन कितना बोला है, आर बोला है आपका आई बोला है 150 अपॉन 15, ठीक है 150 अपॉन 15, ठीक है। अब जब इसको डिवाइड करोगे 5 5 5 या 15 तो 30 आएगा आपका, ठीक है, या आप 5 या 15 भी कर सकते हो, तो 15 30, ठीक है। अब इसको 10, तो इसका 10 आएगा आपका, 10 ए लिखना है, एम्पायर 10 एम्पायर आएगा आपका। समझ में आ गया रेजिस्टेंस कैसे निकाला है, बस उल्टा करना है, ऑपोजिट करना है, ठीक है। जो इसमें किया उसको उल्टा कर देना, वी अपॉन आई, आई अपॉन आर, 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 बस। चलो अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो रिलेटेड है रेजिस्टेंस के, बुक में दिया हुआ है, ठीक है, ज्यादा मैं बताऊंगा नहीं। इंसुलेटर हो गया, पुअर कंडक्टर हो गया, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें मतलब मैं बता देता हूँ, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आपने क्लास 6 में पढ़ा है, 7 में पढ़ा है, 8 में पढ़ा है। पुअर कंडक्टर आपको मैं बता देता हूँ, अभी आपको बता देता हूँ। पुअर कंडक्टर का मतलब होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसपोर्टेशन या इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं कर रहा है, ठीक है, जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं कर रहा है वो पुअर कंडक्टर ऑफ इंसुलेटर कहलाता है, वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है, सॉरी पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है, जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी ऐसे फ्लो नहीं होता है, ट्रांसपोर्ट नहीं होता है, ठीक है। जैसे आप बताओ स्टेनलेस स्टील्स वगैरह है, स्टील्स वगैरह के अंदर आप बताओ, स्टील वगैरह के अंदर आप ये बताओ कि इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसपोर्ट होता है, नहीं होता, तो वो क्या है, वो एक टाइप से पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। जिसके अंदर हो जाए वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा, याद रखना, ये बहुत बार पूछता है, ठीक है। रेजिस्टर एक कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक सर्किट का जो ऑफर करता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। रेजिस्टर क्या होता है, ये क्या डिनोट करता है, ये करता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, कितने स्पीड से आपके इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आपका फ्लो कर रहा है, वो आपका कौन बताएगा, वो आपका रेजिस्टर बताएगा, वो आपका रेजिस्टर बताएगा, ठीक है। याद रखना रेजिस्टर होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, रेजिस्टर इज इक्वल टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, रेजिस्टर इज इक्वल टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, बस इतना याद रखना कि रेजिस्टर जो होता है जिसमें फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है उसको हम बोलते हैं रेजिस्टर। समझ में आ गया, ठीक है। चलो गुड कंडक्टर पता चल गया, पुअर कंडक्टर भी पता चल गया। गुड कंडक्टर उसका उल्टा कर दो, ठीक है, जिसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट ऐसे पास हो सके, ठीक है। कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, उसके अंदर क्या है, कॉपर के अंदर कैसे होता है, देखो जो वायर्स होते हैं ना, इलेक्ट्रिक वायर जो होता है वो कॉपर के बने हुए रहते हैं, कॉपर वायर से थिन कोटेड होते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो पास हो जाता है,
तो इसलिए हमने बोल दिया कि हाँ भाई कॉपर के अंदर अगर इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है अच्छे से तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मानेंगे, अगर नहीं हो रहा है तो बैड कंडक्टर मानेंगे, ठीक है, या पुअर कंडक्टर, बैड कंडक्टर, कुछ भी बोल दो। इंसुलेटर, ठीक है, इंसुलेटर क्या करता है, ये हाई रेजिस्टेंस है जो इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करने देता है इलेक्ट्रिक करंट के अंदर। इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव आयंस वाले इलेक्ट्रॉन्स की बात करिए, प्रोटॉन क्या होता है, प्रोटॉन नेगेटिव आयंस, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव आयंस, प्रोटॉन नेगेटिव आयंस, याद रखना इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव आयंस, प्रोटॉन नेगेटिव आयंस, ठीक है। इसमें दिया नहीं है वैसे इलेक्ट्रॉन वगैरह के बारे में, लेकिन मैं आपको ऐसे एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता देता हूँ, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर दे दिया तो फिर कुछ कहना मुश्किल है, क्योंकि भाई सीबीएसई बना रही है पेपर इस बार। लेंथ ऑफ द कंडक्टर, लेंथ ऑफ द कंडक्टर कैसे फाइंड करेंगे, आर प्रोपोर्शनल टू एल, आर प्रोपोर्शनल टू एल, ये फॉर्मूला लगा दोगे आप, लेंथ ऑफ कंडक्टर फाइंड हो जाएगा, आर प्रोपोर्शनल टू एल। ये साइन याद रखना, ये साइन आपको मैंने स्टार्टिंग में आई थिंक बताया था, इसका साइन का मतलब होता है प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शनल साइन होता है ये, कहीं नहीं लिखा है बुक के अंदर आपको, क्योंकि ये बेसिक टर्म है, बेसिक है, तो ये बुक में आपका कहीं नहीं लिखा है प्रोपोर्शनल का, ये आपको 6-7 में बताया गया कि इसका इस साइन का मतलब होता है प्रोपोर्शनल। अगर याद होगा तो आपको याद आ जाएगा कि हाँ यार ये तो प्रोपोर्शनल का साइन है। बुक में एक भी जगह नहीं लिखा हुआ है कि प्रोपोर्शनल का साइन है या कुछ भी, ठीक है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, जो रेजिस्टेंस होता है कंडक्टर का वो आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। आर प्रोपोर्शनल होता है, एरिया का निकालना हो तो आर प्रोपोर्शनल होता है 1 एरिया। अगर एरिया का निकालना हो क्रॉस सेक्शन, तो एरिया का क्रॉस सेक्शन प्रोपोर्शन निकालना हो तो ये फॉर्मूला लगेगा, याद रखना, ठीक है। नेम ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल विच इज मेड। मटेरियल इक्वेशन ये, अच्छा यही फॉर्मूला लगेगा आपका, आर प्रोपोर्शन टू 1 एम्पायर, 1 एम्पायर, ठीक है। अब बात करेंगे, नया टॉपिक है, थोड़ा नया आपको लगेगा क्योंकि आपने ना पहले सुना है ना अभी सुना है, ठीक है। रेजिस्टर का भाई है, याद रखना इतना, रेजिस्टर का भाई है, जो इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो कर रहा था रेजिस्टर उसका भाई है, ठीक है, याद रखना, जिनका नाम है रेजिस्टेंस। तो कई कई बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि यार ये इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो कर रहा था रेजिस्टर, तो रेजिस्टेंस भी तो कर रहा होगा। चलो देखते हैं, रेजिस्टेंस देखते हैं अब हम। रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस हो गया था ना, तो आपका है ये रेजिस्टिविटी, आपका बचा था सॉरी रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी था वो आपका, सॉरी क्या था, रेजिस्टिविटी। बुक में देखो, एनसीईआरटी बुक में रेजिस्टिविटी लिखा होगा आपका कहीं ना कहीं, रेजिस्टिविटी क्या लिखा होगा, रेजिस्टिविटी कहीं ना कहीं देखो बुक में एनसीईआरटी में लिखा होगा, जहां पे रेजिस्टर के बारे में लिखा होगा वहीं पे। जी डिफाइन करता है रेट ऑफ रेजिस्टर कंडक्टर ऑफ लेंथ और यूनिट टाइम क्रॉस सेक्शन को। ऐसा यूनिट इसका है ओम मीटर, ओम मीटर इसका ऐसा यूनिट याद रखना, ओम मीटर, ऐसा यूनिट जो है इसका ओम मीटर है, ठीक है, याद रखना ऐसा यूनिट ओम मीटर है, जिसको हम ऐसे ऐसे डिनोट करके चलते हैं, ठीक है। जो रेजिस्टिविटी है मटेरियल का वो डिपेंड नहीं करता है उनके लेंथ और थिकनेस पर डिपेंड नहीं करता, वो सब्सटेंस के नेचर और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है हमेशा, ठीक है, कि सब्सटेंस का जो नेचर है वो कैसा है, टेम्परेचर कैसा है, उस पर वो डिपेंड करता है, ठीक है, ना कि वो थिकनेस वगैरह पे डिपेंड करता है। यही था, थोड़ा जल्दी जल्दी करना पड़ेगा, ज़्यादा बच गया है हमें, ठीक है, एग्जाम्पल से भरे पड़े हैं इसमें। अब बात करेंगे रेजिस्टेंस ऑफ ए सिस्टम ऑफ रेजिस्टर। अब दो ज़्यादा रेजिस्टर है जो कनेक्टेड रहते हैं एक दूसरे से, ठीक है, जैसे वो कंडक्टर वगैरह जो इंसुलेटर वगैरह का आपका डायग्राम दिया था वैसे ही बोला है, ठीक है। कॉम्बिनेशनल मेथड है ऑर्डर टू अचीव द डिजायर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पर्टिकुलर सर्किट्स। यहाँ पे दो मेथड्स है ज्वाइन करने के लिए रेजिस्टर्स को एक साथ जो दिए गए हैं। रजिस्टर इन सीरीज में जोड़ने के लिए होते हैं, एक तो आपको डायग्राम दिखा देता हूँ मैं, ऐसे बनाने में बहुत लंबा ये डायग्राम, ठीक है, ये देखो ये आपका रजिस्टर इन सीरीज है,
ठीक है, जब दो से ज्यादा कनेक्टेड एंड होते हैं ना, वो एंड टू एंड एक दूसरे से जब जुड़े रहते हैं तो वो रजिस्टर इन सीरीज बोलते हैं, याद रखना। इसमें पोटेंशियल V प्रोड्यूस किया गया करंट्स वगैरह को, टोटल पोटेंशियल ऐसे निकाला गया इन्होंने, ओम्स लॉ को लगाया गया है, ओम लॉ को लगा करके आप फाइंड कर लोगे, ठीक है, इजी। ठीक है, चलो, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो इक्वल टू है सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो 10 ग्रेटर देन है रेजिस्टेंस ऑफ अदर रेजिस्टर्स के, और इसको हम बोलते हैं मैक्सिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस, ठीक है। करंट थ्रू द ईच रेजिस्टेंस इज सेम, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस इज डिफरेंट। अब बात करेंगे रेजिस्टर इन पैरेलल, पैरेलल में जो रेजिस्टेंस होता है वही बोला है, ज्यादा कुछ नहीं बोला है। इसमें ओम्स लॉ लगाएंगे V अपॉन R का, कुछ नहीं है इसमें, न्यूमेरिकल्स ही है, ठीक है। बस 5 मिनट का टॉपिक बच गया आपका, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक पावर। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ऐसे ही समझा देता हूँ क्योंकि ज़्यादा इसमें लिखना तो है नहीं। चलो, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है हाई रेजिस्टेंस से, जैसे निक्रोम वगैरह जो है वो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, याद हो तो आपने पहले ही पढ़ा है, ठीक है। तो उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा एज ए इलेक्ट्रिक करंट का पास होता है, ठीक है, हाई रेजिस्टेंस में पास होता है, और उस कारण से क्या होता है, जो वायर होता है उसका बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाता है, वायर उसके कारण गर्म हो जाता है, और प्योरली सर्किट्स वगैरह का बहुत बार होता है। ये सोर्स ऑफ एनर्जी है जो कंटिन्यूसली डिसिपिएट हो जाता है इंटायरली फॉर्म ऑफ हीट की फॉर्म में, इनको हम बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, को हम बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। कैलकुलेशन ऑफ हीट जनरेटेड इन ए कंडक्टर, कैसे हीट जनरेट होता है कंडक्टर में, उसका कैलकुलेशन बोला गया है। वही फॉर्मूला लगाना, I इक्वल टू क्यू अपॉन टी, अगर इसमें क्यू निकालना है तो I इंटू टी कर देना है, ठीक है। जब सभी इलेक्ट्रिकल वर्क डन होंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, वो कंज्यूम करेंगे कन्वर्टेड करने के लिए हीट एनर्जी में, तो हीट प्रोड्यूस होगा, सो दैट हीट जो प्रोड्यूस होगा वो दिया जाएगा H इक्वल टू I स्क्वायर इंटू R इंटू टी, ठीक है। इनको हमने बोला है जूल लॉ ऑफ हीटिंग, जूल लॉ ऑफ हीटिंग, याद रखना। इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक फ्यूज, ये आपने थोड़ा पढ़ा होगा। देखो, इलेक्ट्रिक बल्ब वहाँ पे वो टंगस्टन से बना रहता है, उसके अंदर टंगस्टन होता है, जिसके कारण कई सारे जो पावर होता है वो कंज्यूम होता है, वो डिसअपियर हो जाता है, ठीक है, डिसअपिएटेड हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ हीटेड, और वो कन्वर्टेड हो जाता है लाइट में, क्योंकि हाई रेजिस्टिविटी और हाई मेल्टिंग पॉइंट की वजह से, ठीक है। उसके अंदर फिलामेंट होता है, फिलामेंट की वजह से। इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्यूज ये सेफ्टी डिवाइस है, हाउस होल्ड सर्किट्स में रखा जाता है, क्योंकि इसमें ये प्रोटेक्ट करता है सर्किट्स में स्टॉपिंग फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट्स का। ये कनेक्टेड होता है सीरीज में जब मेन सप्लाई कनेक्ट होता है, और एलॉय ऑफ लीड और थिन से अप्रोप्रिएट मेल्टिंग पॉइंट्स में ये होता है, मतलब मेल्टिंग पॉइंट्स में लगभग होता है। अब बात करेंगे, मेन टॉपिक है इलेक्ट्रिक पावर, क्योंकि देखो इलेक्ट्रिक पावर इस बार मेन टॉपिक बोला गया है, इलेक्ट्रिक पावर। क्या बोला इलेक्ट्रिक पावर में, ये डिफाइन करता है अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड, कंज्यूम्ड ही बोला ना, इन ए सर्किट पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम, ये होता है V अपॉन टी। देखो क्या बोला है, ये एक टाइप से अमाउंट है इलेक्ट्रिक एनर्जी का, जितना वो कंज्यूम कर रहा है इलेक्ट्रिक सर्किट्स में पर यूनिट टाइम में, और इसका फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू वॉट अपॉन टाइम, ठीक है। पावर इज इक्वल टू वॉट अपॉन टाइम, याद है, पावर इज इक्वल टू वॉट अपॉन टाइम, इसका लगेगा पावर इज इक्वल टू वॉट अपॉन टाइम। W इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक एनर्जी V वोल्ट P, ठीक है। एक बोला है VQI, ऐसे बोला है ना, VQ बोला है बस, और W बोला है इलेक्ट्रिक चार्ज।
वी क्यू का मतलब होता है वोल्ट, P इज इक्वल टू वोल्ट अपॉन टी। जो होता है P इज इक्वल टू वी आई। ओम लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम देखें V जो होता है वो आई आर होता है इज इक्वल, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रिक पावर वाला जो क्वेश्चन है ना, वो बहुत बार आपका ऐसे पेपर में आ चुका है, ठीक है, बहुत बार। तो इलेक्ट्रिक पावर वाला जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इतना ही है आपका ये चैप्टर। इलेक्ट्रिसिटी वाला जो चैप्टर था उसमें बहुत मेहनत लगा कंप्लीट करने में, लगभग आई थिंक 1.5 घंटे हो गई होगी क्लास के, 1.5 से 2 घंटा। तो अब मिलते हैं हम इसी के साथ अगली क्लास में। जो क्लास करेंगे वो अभी मैं आपको बता देता हूँ। साइंस के पीछे कब तक पढ़े रहेंगे? अब कोई दूसरा सब्जेक्ट देखते हैं हम जो अगली क्लास में हम कर सकते हैं। एसएसटी का देखूंगा मैं, तो एसएसटी में देखते हैं कौन सा कर सकते हैं, नहीं तो फिर मैथमेटिक्स में देखूंगा। सो थैंक यू, अविनाश जी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।